हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के चर्चा करने से पहले हम क्लास 9th से कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, यानी पदार्थ मैटर। मैटर क्या होता है? यानी वस्तु होती है, कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, ऐसे हम लिखते हैं इसको, जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान भार होता है, द्रव्यमान कह लीजिए या भार होता है। ये हमारे पदार्थ की परिभाषा है। हम केमिस्ट्री के अंदर द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में हम मॉस कहते हैं, और भार, जिसको हम वेट कहते हैं, ये दोनों फिजिक्स की दृष्टि से अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन रसायन विज्ञान में दोनों को एक ही लिया जाता है। तो मैटर क्या है? मैटर जो है, ये थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मॉस, ऐसा हम बोल सकते हैं। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है, यानी कणों से निर्मित होता है। ऐसा आपने पहले पढ़ा है कि जो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल्स हमारे इस तरीके से होते हैं कि पहला पार्टिकल्स को हम बोलते हैं परमाणु, यानी एटम। डेमोक्राइटस ने एटम वर्ड दिया था यूनान के, ग्रीक के। तो एटम क्या है? इसको हम कैसे परिभाषित करें? एटम को, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। है ना? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब स्वतंत्र अवस्था में हमको परमाणु प्राप्त नहीं हो सकता, अकेला परमाणु हमको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा जो है जुड़ा हुआ रहता है, अकेले नहीं रहता। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो जो है एटम कहलाता है ना? तो इस तरीके से पहला पार्ट तो ये हो गया इसका। दूसरा हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल, यानी अणु। मॉलिक्यूल यानी इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। एटम है ना? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म। है ना? मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के, हम एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं जल, जिसका सूत्र आप बताओगे H2O, ये एक अणु है। ये एक क्या है? अणु है। ये एक मॉलिक्यूल है। इस अणु के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु हैं, आपके 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। इसके अंदर जो है 2 हाइड्रोजन एटम है और एक जो है आपका ऑक्सीजन एटम है। ये जो है कंबाइन है। हम फ्री हाइड्रोजन एटम्स नहीं हम मिल पाएगा हमें, है ना? हाइड्रोजन एटम हमें फ्रीली नहीं मिल पाएगा, या ऑक्सीजन हमें फ्रीली नहीं मिल पाएगा। यदि हम कहते हैं कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो 21% है, तो ऑक्सीजन क्या है? वो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है। ऑक्सीजन क्या है? O2 के फॉर्म में। और ये O2 जो है हम वायुमंडल में बोल रहे हैं कि 21% होती है, तो 21% होती है। तो ये जो है एक मॉलिक्यूल है, ये एक जो है मॉलिक्यूल है इसका। इसमें 2 ऑक्सीजन एटम जुड़ करके ये बना रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से हमारे जो अणु होते हैं वो इस तरीके से फ्री स्टेट में रह सकते हैं। हाइड्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में होगी? आपके पास H2 के फॉर्म में होगी। ये हाइड्रोजन
गैस होगी, ये हाइड्रोजन क्या होगी, गैस होगी। इस तरीके से हमारे पास ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगी, H के फॉर्म में नहीं रहेगी। जैसे मैं हाइड्रोजन एटम को डिनोट करना चाहूँ, एटम को यदि मैं डिनोट करूँ तो H से डिनोट करूँगा, ऐसे डिनोट करूँगा, तो H जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्री फॉर्म में। कैसे एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसको मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये हाइड्रोजन गैस ये क्या है, अणु है, इस अणु के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तीसरा इसमें आता है हमारे पास आयन, थर्ड वन इज आयन। आयन ये क्या होते हैं, ये चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, यानी आवेशित कण होते हैं। इनको आप कह सकते हैं आवेशित कण। ये आवेशित कण है, चार्ज्ड हैं, ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक एटम है, ये एक हमारे पास मान लीजिए एक एटम है, इसको मैं एटम लिख देता हूँ। ये हमारे पास एक परमाणु है, ये परमाणु है हमारे पास। इस परमाणु ने क्या किया, इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और ये किस में बदल जाएगा, धन आयन में बदल जाएगा। एक परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर आपने पहले पढ़ा है, एक परमाणु जो होता है उसमें क्या होता है, एक नाभिक होता है, सेंटर में एक नाभिक होता है और बाहर कुछ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा किस में बदल जाएगा, धन कण। ये जो धन है इसको बोला जाएगा आप धन आयन, है ना, पॉजिटिव आयन, कैटायन भी बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। इसी तरीके से यदि कोई परमाणु हमारा जो है, यदि कोई परमाणु हमारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, यदि परमाणु हमारा इलेक्ट्रॉन को कोई परमाणु ग्रहण कर लेता है तो वो किस में बदल जाता है, वो जो है आपका जैसे ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो वो किस में बदल जाता है, वो नेगेटिव आयन में बदल जाता है। ये नेगेटिव आयन को मैं दिखा रहा हूँ, ये बन गया आपका नेगेटिव आयन, ये ऋण आयन बन गया, ऋण आयन बन गया। तो क्या हुआ, यहाँ पर से हमने एक चीज क्या सीखी, यदि कोई चीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ये क्या है, परमाणु है। यदि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये नेगेटिव आयन बनाता है और यदि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो धन आयन बनाता है। तो इस तरीके से हमारे जो होते हैं ये कण, इन्हीं कणों से हमारा जो पदार्थ होता है वो निर्मित होता है। परिवर्तन, पिछली कक्षाओं में हमने कुछ परिवर्तनों के बारे में चर्चा की थी। जैसे कि हम परिवर्तनों को, पहला परिवर्तन मैंने लिखा भौतिक परिवर्तन। हम क्या लिख रहे हैं, भौतिक परिवर्तन। हमने भौतिक परिवर्तनों के बारे में चर्चा की, भौतिक परिवर्तन। और दूसरा हमने चर्चा की रासायनिक परिवर्तनों के बारे में, दूसरा हमने चर्चा की रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। परिवर्तन यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आप फिजिकल चेंजेस और दीज आर द केमिकल चेंजेस। ये केमिकल चेंजेस हो गए इस तरीके से। अब भौतिक परिवर्तन क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस पर हम जो है थोड़ा सा इसको चर्चा करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि इसमें जो है हमेशा पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें केवल भौतिक गुण परिवर्तन इसके अंदर होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन, जैसे एक चौक है मेरे पास, मैंने उसको तोड़ करके दो टुकड़े कर दिए तो चौक के दो टुकड़े हो गए, यानी उसकी लंबाई परिवर्तित हो गई, भौतिक गुण में परिवर्तन हो गया, है ना। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। चेंज इन फिजिकल स्टेट, अब जैसे पानी आपका, इसमें जैसे कि हमारे पास वाटर है, हमारे पास ये वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, हमने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया और ये बन गया हमारा आइस, है ना। हालांकि यहाँ पर क्या हुआ ना, ये आइस जो है नया सब्सटेंस नहीं है, आइस जो है नई सब्सटेंस नहीं है, ये वाटर का फॉर्म है, तो वाटर ही है, ये आइस नहीं है, तो नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ये एक फिजिकल चेंज है, उदाहरण मैंने दिया फिजिकल चेंज का। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, यानी केमिकल चेंज क्या होते हैं, जिनमें हमेशा क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। इसमें जो है नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो नया पदार्थ बनता है, तो जैसे मान लीजिए आपने
कोयले को जला दिया तो नया पदार्थ बनता है उसमें, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। जलना जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से जब नया पदार्थ बनता है तो उसको हम जो है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो हम यहाँ पर रासायनिक परिवर्तनों के बारे में ही हमने इस चैप्टर के अंदर चर्चा करनी है। अब हम चर्चा कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को आप कैसे दर्शा सकते हैं या कैसे इनकी परिभाषा को कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है ना, जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उत्क्रमित का मतलब है रिवर्सिबल माने रिवर्स नहीं किया जा सकता। मान लीजिए यहाँ पर कोई सब्सटेंस था A, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, ये सब्सटेंस B में परिवर्तित हो गया। अब इस B को A में हम नहीं कर सकते, आसानी से नहीं कर सकते। B को हम A में भौतिक विधियों द्वारा हम इसको नहीं कर सकते, जैसे कि छान करके हो गया, गर्म करके हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है B को A में परिवर्तित नहीं कर सकते, साधारण विधियों द्वारा नहीं इसको कर सकते। ठीक, ये हो गया। अब है इसके बाद किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो सकता है, एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया को आप किन किन तरीकों से देख सकते हैं कि तो एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो सकता है। नंबर 1, अवस्था परिवर्तन हो सकती है। नंबर 1, अवस्था परिवर्तन हो सकता है, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट चेंज हो सकती है। स्टेट चेंज का मतलब अगर हमारे पास कोई पदार्थ यदि हमारे पास अवस्था परिवर्तन में कोई पदार्थ हमारे पास है A और ये ठोस है, इसको B में बदला गया और ये मान लीजिए द्रव हो गया, तो A जो है द्रव में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन B हमेशा क्या होगा, यहाँ पे एक नया पदार्थ होगा। B जो है नया पदार्थ होगा। नंबर 2, रंग परिवर्तन, यानी हम रंग परिवर्तन को देख करके भी कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रंग परिवर्तन हो सकता है। नंबर 3, एक रासायनिक अभिक्रिया में ताप परिवर्तन हो सकता है। तीसरा हो गया ताप परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में ताप परिवर्तन हो सकता है। चौथा हो सकता है किसी गैस का निकलना, यानी गैस का निकलना हो सकता है। कोई गैस अगर निकल रही हो तो गैस का निकलना, ये कुछ लक्षण हो सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया में। हम अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हो तो हमको अवस्था परिवर्तन हो सकता है, देख सकते हैं, रंग परिवर्तन देख सकते हैं उसके अंदर ना, ताप में परिवर्तन देख सकते हैं और गैस का निकलना हो सकता है। तो इस तरीके से एक रासायनिक अभिक्रिया में ये चीजें होती हैं। और रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी जो B है उसको A में हम परिवर्तित नहीं कर सकते कुछ भौतिक विधियों के द्वारा। हालांकि परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन भौतिक विधियों के द्वारा नहीं कर सकते। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे पहला मैं उदाहरण लेता हूं, कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। ये बर्निंग ऑफ कोल जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा मैं लेता हूं प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा हम जानते हैं श्वसन, जो हम श्वसन करते हैं ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। चौथा हमारे पास होता है दही का जमना, दही का जमना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। पांचवा हमारे पास हो गया लोहे पे जंग लगना, लोहे पे
जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, ये चीज़ें जैसे दही का जमना, लैक्टोबैसिलस का इसमें यूज होता है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है। ये आप जान रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं। ये सब के सब क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ये सब हमने पहले रासायनिक परिवर्तन के तौर पर या रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरणों में हमने इनको पढ़ा है। तो यही रासायनिक परिवर्तन ही हमारे जो है क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो कोयले का जलना है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, दही का जमना है, लोहे पे जंग लगना, ये सब जो है हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसके बाद आता है रासायनिक, एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, अब उसको रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते कैसे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया जो है हमारे पास उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को इसके इस तरह से लिखते हैं, जैसे A इज चेंजिंग टू B, यानी ये पदार्थ हो गया हमारे पास और ये हो गया दूसरा पदार्थ हो गया, यानी ये हम इसको मैं लिख देता हूँ अब नया पदार्थ, ये नया पदार्थ बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब ये जो हमारे पास ये वाला पदार्थ था, यानी जो स्टार्टिंग में लिया था हमने, इस पदार्थ का नाम होता है, इसको हम याद करेंगे, अभिकारक। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिकारक, ये ध्यान रखना है। अभिकारक यानी रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है इसको कहा जाता है उत्पाद, यानी इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। इसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। तो एक रासायनिक अभिक्रिया को इस तरीके से दिखाया जाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, है ना। एक रासायनिक अभिक्रिया को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अभी मैं आगे इस पे चर्चा करूंगा कैसे हमने इसको दिखाना है। ठीक, जैसे मैं कह रहा हूं, पहला मैंने लिखा कोयले का जलना, कोयले को यानी कोयला, कोयले को हम लिखते हैं C, कार्बन। कोयला क्या होता है, कार्बन। ये मान लीजिए कोयला था। जलने के लिए, कोयले को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। ये गैस थी, हमने O2 के फॉर्म में लिखा है। O नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको O2 के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि O का मतलब होता है एटम, O2 का मतलब होता है मॉलिक्यूल, तो हम इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ से एक एरो लगाया जाता है और इसके बाद ये मान लीजिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बन करके आ गया, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल करके आ रही है। ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ S, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गैस G और यहाँ पे लिख देता हूँ C। ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया को मैंने प्रदर्शित कर दिया। अब S का मतलब क्या होता है, सॉलिड, G का मतलब क्या होता है, गैस, G ये भी गैस है। तो ये हमारा ये वाला जो CO2 यहाँ पर बना, ये क्या बन जाएगा, हमारा उत्पाद। ये हमारा उत्पाद हो गया। और ये कोयला और गैस यानी कार्बन और ये दोनों हमारे क्या हैं, ये रिएक्टेंट हैं। ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। ये दोनों रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक है। और ये जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, उत्पाद है ना। S का मतलब सॉलिड, G का मतलब गैस, और अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहीं पर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, S किसी अभिक्रिया में S लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ठोस, सॉलिड, है ना। G लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, गैस, है ना। L लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्रव। AQ का मतलब क्या हो जाएगा, जलीय, यानी जल में घोला गया है। AQ का मतलब क्या हो जाएगा, जलीय, यानी सॉलिड, गैस, लिक्विड और एक्वस। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस। AQ का मतलब एक्वस, ये AQ है, AQ, एक्वस, इसको कहते हैं जलीय, यानी ये जलीय विलयन है। इस तरीके से हमने इन सारी चीजों को समझना है। अब है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन इसको भी देख लेते हैं। अभी जैसे मेरे पास अभिक्रिया है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अभिक्रिया है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये केमिकल रिएक्शन है। इसको हमने केमिकल रिएक्शन है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग पदार्थ है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसको, जैसे कि ये मैग्नीशियम हमने Mg के तौर पर हम लिखते हैं इसको मैग्नीशियम, ये ठोस होगा, है ना। प्लस हमने O2 के फॉर्म में लिख दिया इसको O2, और ये गैस होगी। और इधर इसके जलने पर ये क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। यानी ये हमारे दोनों क्या हो गए और ये क्या हो गया, यानी इसको हम क्या कहेंगे, Mg प्लस O2 को, ये हो गए रिएक्टेंट, यानी अभिकारक
एक रासायनिक समीकरण को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, अभिकारक, और ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये क्या हुआ प्रोडक्ट, और इसको कहते हैं उत्पाद। तो इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को व्यक्त करते हैं। लेकिन ये रासायनिक समीकरण इस समय जो है संतुलित नहीं है। अभी हम इसके बाद जो है अगले वाले वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। पहले कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, तो इस तरीके से हम जो है रासायनिक समीकरण को लिख रहे हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे मैं कहूं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को मुझे दिखाना। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे बनती है, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यानी CO2 का यूज होता है ना, CO2 और प्लस जल का यूज होता है, और यहाँ पर हमारे पास बनता है C6H12O6 प्लस O2, है ना, CO2 प्लस O2, इस तरीके से। तो ये इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये इसके अंदर हो गए आपके रिएक्टेंट हो गए, ये अभिकारक हो गए यानी रिएक्टेंट हो गए, और ये क्या हो गए इसके अंदर प्रोडक्ट हो गए। हालांकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश चाहिए आपको, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, है ना। इसको संतुलित करेंगे, तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग जो है इसको मैं अभी संतुलित ऐसे लिख देता हूँ, 6CO2 6H2O इज इक्वल टू और 6O2। ये इस तरीके से हम इसको अभी लिख रहे हैं, लेकिन बाद में हम आपको अगले वाले वीडियो में इसको किस तरीके से संतुलित करना है इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।